नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नया पेपर लेकर आए हैं। सेकंड ग्रेड 2016 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर सोशियोलॉजी के जो 18 से 19 क्वेश्चन आए थे वो किस तरह के आए थे और उनका स्तर किस प्रकार का था, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक नया पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समाजशास्त्र स्वयं एक संघ है, संगठन है। औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसके सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों से जुड़े होते हैं। परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की, आपको पता ही है, मैं आपको फिर बता चुका हूं। पहले के पेपर्स के अंदर 1 या 2 परिभाषा आती थी, अब वाले पेपर में 3 से 4 परिभाषा पूछी जाने लगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है कि ये परिभाषा F.H. गिडिंग्स के द्वारा दी गई। गिडिंग्स ने, ध्यान रखिएगा, क्या कहा है? स्वयं एक संघ है, इसको याद रखिएगा, एक संगठन है, ये शब्द। इसके अलावा गिडिंग्स की परिभाषा के अंदर जो शब्द सबसे महत्वपूर्ण आया वो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम से पूछ लिया जाता है। सजातीयता, यानी कि एक तरीके से समानता की बात किसने करी है? कहीं ना कहीं गिडिंग्स के द्वारा की गई है, इसको याद रखिएगा। एलेक्स इंकल्स की हम बात कर चुके हैं, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी थी, 3 उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। मैकाइवर और पेज की परिभाषा अभी की अभी 2024 के सेकंड ग्रेड के संस्कृत शिक्षा विभाग में सामान्य एग्जाम्स में पूछा गया है, उसको ध्यान रखिएगा। गिडिंग्स ने, मैकाइवर, पेज ने क्या कहा है समाजशास्त्र के अंदर, समाज के अंदर? तो उसने कहा समाज रीतियां याद रखिएगा, कार्यविधि, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, इत्यादि से मिलकर बनी हुई ये क्या है? एक व्यवस्था है। ये बात किसने की? मैकाइवर और पेज ने। टालकट पार्सन का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि टालकट पार्सन के द्वारा भी ये कहा गया है कि एक ऐसी व्यवस्था है जो साधन और साध्य पर निर्भर है। मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि किसने समाज को साधन और साध्य की व्यवस्था के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, तो वो है टालकट पार्सन। इसको याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था, डेफिनेशन से था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अवधारणा में श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? अब आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। मैंने आपको कहा है, जब भी आप श्रीनिवास की बात करो तो आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। सबसे महत्वपूर्ण शब्द तो संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण समझने आने की कोशिश है। क्या है संस्कृतिकरण? एक निम्न जाति अपने से उच्च जाति के रीति रिवाजों को अपनाती है, उनके कर्म कांडों को अपनाती है, उसे ही क्या कहा गया है? संस्कृतिकरण कहा गया है। ध्यान रखिएगा, संस्कृतिकरण में ही बात की गई है किसकी? एक निम्न जाति एक उच्च जाति के रीति रिवाजों को, उनके कर्म कांडों को उसके द्वारा अपनाया जाना है, क्या कहलाएगा? संस्कृतिकरण कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, बात जाति की गतिशीलता को लेकर आई, तो इसका आंसर ही क्या होगा? संस्कृतिकरण होगा। सिंपल सी बात है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं लौकिकीकरण का भी आपसे एग्जाम्स में कभी न कभी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लौकिकीकरण की अवधारणा देने वाले जी.के. होल्के थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आधुनिकीकरण की अवधारणा, इसको भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेगा। डेनियल लर्नर के द्वारा आधुनिकीकरण की अवधारणा दी गई। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण, ये दोनों अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवासन के द्वारा दी गई। अब आंसर तो इसमें दोनों हो सकते थे, क्योंकि ये दोनों अवधारणा दे रखी। उसने कहा है जाति की गतिशीलता। जब जाति की गतिशीलता का आएगा तो ऑप्शन क्या आएगा? संस्कृतिकरण। क्योंकि संस्कृतिकरण का मतलब ही क्या है कि एक निम्न जाति अपने से उच्च जाति के कर्म कांडों को, उनके रीतियों को क्या करे? अपनाए, तो उसे क्या कहा गया?
संस्कृतिकरण कहा गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैंने कहा था आपको याद रखिएगा कि एड्स से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको आपको पता होगा। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ब्लोटिंग टेस्ट किया जाता है, रीपा टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट सब किसके लिए किए जाते हैं? एड्स से संबंधित टेस्ट माने जाते हैं। आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों की जानकारी दी? मैंने कहा कुछ क्वेश्चन आरपीएससी के पैक्ट हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है एड्स, इसको याद रखिएगा। एक संप्रदायवाद, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको पता ही है कि संप्रदायवाद की बात आती है तो एक नाम हमेशा बार बार एक ही नाम पूछा जाता है, टी.के. उम्मन। ये अभी भी पूछा गया था, ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो टी.के. उम्मन के द्वारा क्या कहा गया? टी.के. उम्मन के द्वारा कहा गया कि 6 आयाम है। अब 6 आयाम आपको पता होना चाहिए। पहला है आत्मसात्मीकरण, आपको पता होगा, मैं कई बार आपको इसको बता चुका हूं। अलगाववादी, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। कल्याणकारी, क्योंकि इनमें से देकर के वो पूछ लेता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। पार्थक्यवादी, इसको याद रखिएगा। पलायनवादी, ये याद रखिएगा। और प्रतिशोधात्मकवादी। ये 6 आयाम बार बार आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट रूप से पूछ लेगा कितने आयाम दिए, इनडायरेक्ट रूप से पूछ लेगा इनमें से कौन सा दिया है, या इनके नाम दे करके फिर पूछ लेगा। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक एससी दवे से की एक कोटेशन को भी आपको याद रखना है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा है, ये याद रखिएगा। तो इनडायरेक्ट रूप से पूछता था राष्ट्रीय एकीकरण में संप्रदाय को किसने एक बाधा के रूप में स्थापित किया है या बताया है, तो वो कौन होगा? ध्यान रखिएगा, एससी दुबे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि टी.के. उम्मन के बारे में तो बार बार पूछा ही जा रहा है। एससी दुबे का आपको याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका जवाब क्या होगा? टी.के. उम्मन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। अभी आपको पता है 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी। इनडायरेक्ट रूप से हो गया, तो ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल, उसका आंसर था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें उल्टा पूछ लिया, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर की एक पुस्तक और है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट प्रिंसिपल भी किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई। और हर्बर्ट स्पेंसर महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा किताबें, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इमाइल दुर्खम की आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, बार बार पूछी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये आपको पुस्तक याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, मैं फिर बोल रहा हूँ। पार्सन्स की एक पुस्तक है, एक इंपॉर्टेंट पुस्तक एक है सोशल सिस्टम, इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मर्टन की बात करें तो मर्टन का भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एक पुस्तक है इनकी भी, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर, ये मर्टन की पुस्तक लिखी।
तो ये तीनों चारों पुस्तकें आपके एग्जाम्स में बार बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछी जाएंगी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? मैंने आपको कहा था 2 से 3 क्वेश्चन बड़े ही इजी आते हैं। 4 पुरुषार्थ आपके हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैंने बता रखा है ये तीनों साधन के रूप में है और ये साध्य के रूप में। तो कौन सा नहीं है? धर्म हो गया, अर्थ हो गया, मोक्ष हो गया, संस्कार नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, ये किसके द्वारा कहा गया है? इसको याद रखिएगा। ये डेफिनेशन है। जाति शब्द भी मैं आपको बता चुका हूं कई बार। कास्टा किस प्रकार का शब्द है? पुर्तगाली शब्द है, इसको याद रखिएगा। तो जानती है एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा गया? तो ये एक डेफिनेशन है, मैंने कहा परिभाषा है 2 से 3 आती है। मजूमदार के द्वारा कहा गया है। मजूमदार मदाम ने कहा जाति एक बंद वर्ग है। कूले का याद रखिएगा एक बार कि कूले ने कहा जाति एक वर्ग है, वर्ग तो है लेकिन वह वंशानुक्रम पर आधारित है, ये याद रखिएगा। वंशानुक्रम पर आधारित है। इसके अलावा भी अगर आप याद करना चाहते हो, इस व्यक्ति के बारे में, समाजशास्त्री के बारे में बार बार पूछा जाता है, एसवी केतकर। तो एसवी केतकर ने कहा है कि जाति एक प्रकार का सामाजिक समूह है। ये दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा। कूले, जाति एक ऐसा वर्ग है जो वंशानुक्रम पर आधारित है, और एसवी केतकर जाति एक प्रकार का सोशल ग्रुप माना है। किसने? एसवी केतकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का? मैंने कहा था आपको, अभी तक अपने ने रेखीय की बात नहीं करी, अभी तक अपने ने बात करी है किसकी? चक्रीय की, अगर आपने पिछली क्लास देखी हो। और जब मैंने आपको चक्रीय सिद्धांत बताया था तो मैंने एक शब्द बताया था, स्टेप्स। स्प्रेंगर, टाइनबी, पेरेटो और सोरोकिन। और इसने पूछा रेखीय से सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो अगर आपने ये भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तब भी इसका आंसर निकल जाएगा कि ये जो पेरेटो हो ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, उसका रेखीय सिद्धांत से कोई। तो काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और होबाउस, इन सब का संबंध किसके है? रेखीय से। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन का एक सिद्धांत तो होता है संघर्षवादी। ध्यान रखिएगा, ये चक्रीय सिद्धांत, ये इसमें रेखीय पूछा है, संघर्षवादी और बता रहा हूँ। संघर्षवादी में के समर्थन करने वाले मार्क्स को आपको याद रखना है, हिगल को आपको याद रखना है, कोजर को आपको याद रखना है। ये 3 संघर्षवादी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन के संघर्षवादी समाजवादियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, पेरेटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बुक है, मैंने आपको कहा था बुक हमेशा पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो। आपको मैं ये बता चुका हूँ बार बार, एक किताब मैरिज एंड फैमिली, कपाड़िया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, PH प्रभु की किताब है। सोशल मैरिज एंड फैमिली, कपाड़िया की पुस्तक है, इसको याद है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज की बात, एकल विवाह का सिद्धांत किसने दिया? वेस्टरमार्क ने। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक किसकी है? वेस्टरमार्क की है, जिसने किसका सिद्धांत दिया? एक विवाह का सिद्धांत, आपको पता होगा। और लास्ट रहेगी किंगशिप ऑफ इंडिया। तो किंगशिप ऑफ इंडिया किसने लिखी? इरावती कर्वे ने लिखी। इरावती, इसको याद रखिएगा। ये चारों ही किताबें महत्वपूर्ण एग्जाम्स में घूम घूम के कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा एक पर्यटन, पर्यटन नहीं होकर के ये प्रयत्न होगा, प्रयत्न, इसको याद रखिएगा। कहीं ना कहीं ये इस तरह की एक मिस प्रिंटिंग कभी ना कभी एग्जाम्स में हो जाती है, तो उसको याद रखिएगा। कौन सा एक प्रकार का पर्यटन, पर्यटन शब्द है, पर्यटन का परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है। अब पर्यटन के परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है तो सिंपल सी बात है, अगर आप समझते समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन पूछा गया है, तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है कि अध्ययन करना, किसी भी चीज को देखना, ऊपर से नीचे उसका अध्ययन करना। तो अगर आपको नहीं पता था तब भी आप आंसर कर सकते थे। पहले में दे रखा है सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना, दूसरे सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना, बिल्कुल सभी का अध्ययन करना, सभी का अध्ययन करना संबंधित है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, सामाजिक व्यवस्था में सुधार। तो परिप्रेक्ष्य का कभी भी उद्देश्य क्या नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता। परिप्रेक्ष्य का हमेशा काम क्या होगा, अध्ययन करना। अगर आपको ये नहीं आता था तब भी बाय डिफॉल्ट आप कर सकते थे, क्योंकि परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है, किसी न किसी क्षेत्र का क्या करना, अध्ययन करना। किसी भी क्षेत्र में सुधार से परिप्रेक्ष्य का कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर आ सकता था, तो इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है, परिवार की बात, पार्क और बर्गेस के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। फैमुलस शब्द से बना है, आपको पता है फैमिली शब्द फैमुलस है, उसे वर्गीकरण का आधार नहीं होता, बिल्कुल। अब आप देखिए वंशावली के आधार पर ये पितृ है या मातृ सत्तात्मक है, ये हो सकता है। संरचना की बात करें तो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, एकल हो सकता है, बहु हो सकता है, सरल हो सकता है, जटिल हो सकता है। निवास की बात करें तो बिल्कुल निवास के आधार पर हो सकता है, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, या इन दोनों को छोड़कर नवस्थानीय। इस आधार पर क्लासिफिकेशन हो सकता है, वंशावली के आधार पर भी हो सकता है, संरचना के आधार पर भी हो सकता है, निवास के आधार पर, लेकिन धर्म के आधार पर परिवार का किसी भी प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं होता है। तो इसका जवाब क्या होगा, धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, उनकी दशाओं, परिणामों। फिर मैंने आपको कहा है कहीं ना कहीं क्या पूछी गई है, परिभाषा पूछी गई है। और जब भी परिभाषा की बात आएगी, समाजशास्त्र अंतःक्रिया की बात करिए तो देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के संबंध में क्या कहा है, सामाजिक क्रिया का, सामाजिक क्रिया का अध्ययन। और मॉरिस गिन्सबर्ग ने क्या कहा है, समाज कहीं ना कहीं मानवीय अंतःक्रिया। तो मानवीय अंतःक्रिया का ध्यान रखिएगा, गिन्सबर्ग तो ही, साथ साथ में गिलीन और साथ साथ में जॉर्ज सिमेल, इन्होंने भी समाजशास्त्र का अध्ययन कहीं ना कहीं मानवीय अंतःक्रिया के रूप में किया है। समझ में आ गया। तो समाजशास्त्र परिणाम है मानवीय अंतःक्रिया। सामाजिक की बात करेंगे तो मैक्स वेबर आएगा, अंतःक्रिया की बात करेंगे गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग के अलावा याद रखिएगा गिलीन ने भी इसकी बात कही है, और जॉर्ज सिमेल के द्वारा भी मानवीय अंतःक्रिया की बात की गई है, अंतः संबंधों की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक परस्पर विरोधाभासी
भूमिकाओं को, दायित्वों को धारण करता है तो उसे किस नाम से जाता था? भूमिका की बात कही, रोल की बात कही, रोल। दो अलग अलग विरोधाभासी, एक कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक, तो कहीं ना कहीं जब वो अलग अलग कहीं ना कहीं करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलेगी, विरोधाभासी। तो सिंपल सी बात है, जब विरोधाभासी की बात आएगी तो उसकी भूमिका के अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देगा? संघर्ष दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो दो अलग अलग अपोजिट्स रोल को क्या कर रहा है? निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर भूमिका दूरी को भी याद रखना है कि एक समाजशास्त्री गोफमैन के द्वारा इसकी अवधारणा दी गई। जब आपकी वास्तविक आपकी भूमिका और जो आपकी व्यक्तिगत भूमिका, उनके बीच में जो गैप होगा वही क्या कहलाएगा? भूमिका दूरी। भूमिका पुंज आपको याद होगा। भूमिका पुंज का मतलब है लगातार एक साथ एक जैसी भूमिकाओं का एक कहीं ना कहीं सीक्वेंस आपको दिखाई देगा। तो भूमिका पुंज, या मैं इसको कह सकता हूँ भूमिका प्रतिमान। ये एक ही शब्द है, ध्यान रखिएगा। भूमिका प्रतिमान या भूमिका पुंज, समुच्चय। एक तरीके से क्या कर सकते हैं इसको? भूमिकाओं का समुच्चय। समझ में आया? एक व्यक्ति कई सारी भूमिकाएं अलग अलग निभा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? और ये विचारधारा देने वाला, ये कॉन्सेप्ट देने वाला कौन था? मर्टन के द्वारा ये भूमिका पुंज जैसी व्यवस्था दी गई। विचलन का मतलब होता है कि परिवर्तन कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका जवाब क्या होगा? दायित्वों को धारण करता है तो इसका जवाब होगा भूमिका संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निर्धनता की अवधारणा। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि आरपीएससी के कुछ क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, वो आएंगे आएंगे। ये लगातार 4-5 पेपरों में आप देखोगे, एक पेपर को छोड़कर एक में बार बार पूछा जाता है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, निर्धनता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई। आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाने वाला चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है। अब आपको मैं बता चुका हूं कि जो प्राथमिक संबंध है, पहले तो ये याद रखिए प्राथमिक संबंध की अवधारणा किसके द्वारा की गई? तो आपको पता होगा कि किसके द्वारा दी गई? फुले के द्वारा दी गई। ठीक है, एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, कई बार बता चुका हूं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पूछा गया है। अब प्राथमिक संबंधों में क्या पता गया? देखिए, अव्यक्तिक संबंध होते नहीं साहब, व्यक्तिक संबंध होते हैं। अप्रत्यक्ष संबंध नहीं साहब। प्राथमिक समूह में क्या संबंध होंगे? प्रत्यक्ष संबंध। संविदा संबंध होंगे? नहीं साहब। किसी भी प्रकार का कोई संविदा पर, कोई ठेके पर आधारित, कोई समझौते के तहत, समझौते के तहत किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होगा। अब ये विशेषता कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। ये प्राथमिक समूह की विशेषता ना होकर द्वितीय समूह की विशेषता है। संबंध अपने आप में पूर्ण हो गया। अब ध्यान रखिएगा, द्वितीय समूह में क्या कहा गया? संबंध साधन के रूप में हो गया। और जबकि प्राथमिक समूह क्या कह रहा है? प्राथमिक समूह कह रहा है कि संबंध कैसे होंगे? साध्य होंगे। साध्य का मतलब संबंध अपने आप में क्या होंगे? संपूर्ण होंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ही क्या होगा? अव्यक्ति की जगह व्यक्तिक संबंध होते हैं, प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। संविदा जैसा, समझौते जैसा कुछ होता नहीं है। संबंध अपने आप में संपूर्ण होंगे, बिल्कुल संपूर्ण होंगे। संबंध अपने आप में क्या होंगे? साध्य होंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता संबंध अपने आप में साधन होंगे तो ये भी इसका आंसर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है। फिर मैंने आपको कहा, फिर क्या पूछी गई? परिभाषा पूछी गई है। और अब आपको जब परिभाषा की बात करें तो आपको 2, 4, 5 परिभाषा आपको याद करनी ही पड़ेगी। वेस्टरमार्क की बात करें तो मैंने कहा था, अभी बताया था मैंने आपको, वेस्टरमार्क ने क्या कहा है? एक विवाह का सिद्धांत दिया था। एक विवाह का सिद्धांत दिया गया था, आपको बताया था मैंने आपको।
एक विवाह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ने तो पहले ही बता चुका हूँ, इन्होंने तो कहा था विवाह एक संस्कार है, ठीक है। पी.एच. प्रभु, अभी मैंने आपको कहा था हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पी.एच. प्रभु के द्वारा लिखी गई, इसको याद रखने की जरूरत है। तो बचा क्या? बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने कहा है कि विवाह स्त्री और पुरुष की पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है। ये डेफिनेशन किसकी है? बोगार्ट्स के द्वारा दी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक डेफिनेशन फिर पूछी गई, मैंने कहा 2 से 3 डेफिनेशन या 4 भी डेफिनेशन इसमें पूछी गई हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अब आप अंदाज़ा लगाइए, टी.बी. मोटोबोर, मैकाइवर पेज, ई.एस. बोगार्ट्स या ओकबर्न और नीमकॉफ। तो ये डेफिनेशन ओकबर्न और नीमकॉफ के द्वारा दी गई। मैंने कहा था इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी, द हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ओकबर्न के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई, सोशल चेंज। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओकबर्न और नीमकॉफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के वैज्ञानिक विचार के प्रणेता, यानी कि समाज शास्त्र की बात करें या समाज की बात करें तो जिन्होंने समाज को एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का विचार दिया, तो सिंपल सी बात है, समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाले प्रथम व्यक्ति जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता, ऑगस्ट कॉम्ट। आपको पता होगा प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है, और जब प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है तो प्रत्यक्षवादी क्या कहलाता है? वैज्ञानिकवाद कहलाता है। आपको पता होगा इन्होंने 3 नियम दिए थे, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। बस ये प्रत्यक्षवाद जहाँ पर आ जाएगा वो वैज्ञानिक अवधारणा संबंधी। और ऑगस्ट काम्टे को आपको पता ही है, इन्हें इसका फादर कहा जाता है। साथ में इनके द्वारा किताबें लिखी गई, इन्हीं को प्रथम प्रयास है जिन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। ये सब काम किसके द्वारा किए गए? ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित परिस्थिति निर्धारण होती है। अर्जित, मैंने कहा परिस्थिति 2 प्रकार की, परिस्थिति को देने वाला भी कौन? रॉल्फ लिंटन। ध्यान रखिएगा, रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति के कितने प्रकार बताए? 2, एक प्रदत्त और एक अर्जित। प्रदत्त जो बाय डिफॉल्ट हमको मिली हो, डिफॉल्ट, और अर्जित जिसको हमने प्राप्त किया हो, इसमें अर्जित परिस्थिति है। अब आप बताइए, लिंग जो है, लिंग अर्जित किया जाता है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रदत्त का उदाहरण है। आयु हमारे हाथ में नहीं होती, तो कहीं नहीं प्रदत्त का उदाहरण है। जाति, मेरा किस जाति में जन्म हुआ ये मेरे हाथ में नहीं है, तो ये तीनों तो मुझे बाय डिफॉल्ट ही प्राप्त हुई है। तो ये तीनों कैसी होगी? प्रदत्त हो गई। तो बचा क्या? शिक्षा। मेरे हाथ में है मुझे शिक्षा कितनी प्राप्त करनी है, कौन सी प्राप्त करनी है, कैसे प्राप्त करनी है। तो ये कहीं ना कहीं अर्जित परिस्थिति का उदाहरण माना जाता है। तो आज का ये पेपर था 2016-19 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले
वीडियो में मैं आपके लिए जितने भी सोशियोलॉजी के पेपर हैं 2010 तक वो सारे के सारे लेकर आऊँगा, और उसके बाद हम एक थ्योरी की क्लास शुरू करेंगे जिसमें आपका पूरा कंप्लीट सेकंड ग्रेड की क्या की जाएगी, सोशियोलॉजी की जाएगी। और उसके बाद फिर हम एक प्रैक्टिस सीरीज लेकर आएंगे, एमसीक्यू लेकर आएंगे, जिसके अंदर हमने जो कुछ पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।